तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के टॉपिक में हम लोग मुग़ल साम्राज्य के दूसरे अध्याय के बारे में जानेंगे। देखिए पहले के अध्याय में हम लोगों ने जाना कि किस तरह बाबर और हुमायूं ने मुग़ल साम्राज्य को एक अस्तित्व दिया था भारत में। अब हम लोग ये जानेंगे कि अकबर जो हुमायूं का पुत्र था उसने किस तरह से पूरे मुग़ल साम्राज्य का विकास किया था। देखिए अकबर जो था जब ये एंट्री कर रहा था भारत के क्षेत्र के अधिकतर ऐसे क्षेत्रों में जहां राजपूतों का शासन था, तो उसे ये पूरा भलीभांति पता था कि यहाँ का शासन व्यवस्था बहुत कमज़ोर नहीं है। लेकिन अकबर ने मात्र 13 वर्ष की आयु में अपना शासन को संभाला। उसकी जो शासन संभालने की अवधि थी ये 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक थी और इस दौरान इसने बहुत ऐसे महान काम किए जिसके कारण अकबर को मुग़ल साम्राज्य का महान सम्राट कहा जाता है। इसीलिए कई बार अकबर के नाम के आगे महान लगा हुआ आपको मिल जाएगा। बहुत जगह पर आपको मिल जाएगा महान अकबर, अकबर महान, ऐसे करके उनकी कृतियाँ या बोल सकते हैं उनके नाम से उन्हें संबोधित किया जाता है। देखिए अकबर जो था इसके पूरे समय काल को 3 अवधि में बांटा गया है, क्योंकि जब ये अपने राजगद्दी पे बैठे विराजमान हुए या जब इनका बोल सकते हैं कि राजाभिषेक हुआ तब ये मात्र 13 वर्ष के थे और इस 13 वर्ष के छोटे सी आयु में ये सक्षम नहीं थे अपने शासन तंत्र को चलाने के लिए। इसीलिए इनका जो शासन तंत्र था इसे संभालने का काम माँ मंगला और इसके सेनापति बैरम खां ने किया। देखिए माँ मंगला और ये जो बैरम खां था ये दोनों ने 1570 तक अकबर के हर तरह के नीतियों में इनका सहयोग किया। जब अकबर इस लायक हो गए कि वो किसी कार्य को कर सकते हैं और वो हर प्रकार के फैसले ले सकते हैं, तो उन्होंने इन दोनों को और साथ ही साथ अपने परिवार के अन्य सदस्य को जो अकबर के लिए कभी बहुत अच्छे से देखरेख करते थे, उनके हर निर्णय में अपना एक बहुमत देते थे या बोल सकते हैं कि अपना एक सुझाव देते थे, तो इन चीज़ों से उन्हें मुक्त कर दिया। तो इस तरह से हमें यह पता चलता है कि अकबर ने 1570 में अपनी राजगद्दी को पूरे अपने हाथों में ले लिया था और वो अब जान चुका था कि उसे साम्राज्य को किस तरह चलाना है। इसके बाद 1570 से लेकर 1585 के बीच में अकबर जो है वो गुजरात क्षेत्र में अपना विकास करने के लिए युद्ध अभियान चलाता है। लगातार सैन्य अभियान चलाने के कारण अकबर का जो साम्राज्य था वो बहुत फैलने लगता है। 1585 और उसके बाद 1606 तक अकबर का जो शासन तंत्र था ये दिन दोगुनी रात चौगुनी रूप से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि अकबर जो था इस समय अपने चौमुखी विकास पे था। इसने बहुत सारे युद्ध किए थे और देखिए अकबर का युद्ध जीतने का कारण भी बहुत सारा था, क्योंकि उसने जहां बल का उपयोग किया वहां उसने अपने दिमाग का भी बहुत प्रयोग किया था। क्योंकि भारत में अकबर के शासन के काल में राजपूतों का शासन था और राजपूत एक ऐसे शासक थे जो मर सकते थे, सर कटा सकते थे, लेकिन सर झुका नहीं सकते थे और अकबर इस बात को जानता था। इसलिए अकबर ने युद्ध के अलावा ऐसी नीतियों को चुना जिससे वो अपने साम्राज्य को आगे बढ़ा सके। इसलिए अकबर ने यह सोचा कि क्यों नहीं हम राजपूतों से युद्ध करने के बजाय उनसे दोस्ती कर लें, या क्यों नहीं हम उनके साथ एक ऐसा संबंध स्थापित करें जिससे वो क्या कर सकें, अपने साम्राज्य का एक हिस्सा उन्हें दे सकें। इसी के चलते अकबर के शासनकाल में यह देखा गया कि अकबर ने बहुत सारे राजपूतों घरानों की महिलाओं से विवाह किया। उदाहरण के लिए जोधा, और इस पर आपने फिल्म भी देखा होगा जोधा अकबर जो आई थी कुछ वर्षों पहले। तो इससे यह पता चलता है कि अकबर का जो शासनकाल था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हिंदू साम्राज्य के साथ मिलता जुलता रहा और इसी साम्राज्यवादी नीति के तहत अकबर जो था अपना शासन तंत्र को आगे बढ़ा पाया था। देखिए अकबर जो था वो हमेशा ये जानता था कि अगर वो किसी भी राजपूत के साथ अगर किसी तरह की दुश्मनी को करता है और कहीं उसकी सेना हारने शुरू कर दी तो हो सकता है कि सभी राजपूत में एकता आ जाएगी और वो मिल करके अकबर को हरा सकते हैं। इसलिए अकबर ने सबसे पहले 1579 से लेकर 1580 के बीच में उड़ीसा, बंगाल और बिहार के क्षेत्रों पर अधिक हमला किया और यहाँ पर अपने आधिपत्य को बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलाने का कोशिश किया, जिसमें उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में जीत भी मिली। उस समय यहाँ मिर्ज़ा हकीम जो थे वो यहाँ के मुख्य सरदार माने जाते थे और उन्हें अकबर ने हराया, क्योंकि उस समय तक जो मिर्ज़ा हकीम थे वो काफ़ी कमज़ोर पड़ चुके थे और उनकी सेना जो थी उसकी टुकड़ियाँ बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं विफल हो रही थी हर प्रकार के युद्ध में। अकबर में एक ऐसे गुण थे जिससे हम बोल सकते हैं कि उसने कई तरह के अपने विचारों को प्रकट करके
हर जनता को अपनी ओर कर लिया था। उसने अपनी हर व्यवस्था को सुधारा था, क्योंकि पहले के जो शासक होते थे उन्होंने बहुत सारे ऐसी प्रथाएं लाई थी जिससे अकबर की जनता अब बदल रही थी अकबर के इन फैसलों से। उदाहरण के लिए अकबर ने जजिया कर हटा दिया था, अकबर ने इबादत खां का निर्माण किया था, साथ ही साथ उसने इबादत खां को बनाने के बाद वहाँ मुस्लिमों के साथ साथ अन्य धर्मों को भी आने की पूरी छूट दे दी थी। उसने कई प्रकार के टैक्स में कमी कर दिया था। उसके देखिए जो 9 रत्न थे उसमें से एक टोडरमल था। तो टोडरमल जो उसकी आर्थिक व्यवस्था या बोल सकते हैं जितनी भी तरह की कृषि पद्धति या जो भी जितना भी व्यापार होता था उसका देखरेख करता था। तो टोडरमल ने एक ऐसी नीति को तैयार किया था जिसे अकबर पूरा सपोर्ट करता था, और इस नीति के तहत जो टैक्स लिया जाता था किसानों से वो राज्य का 1/3 भाग होता था। इसीलिए इस टैक्स की नीति को 10 साल बंदोबस्त नीति कहा जाता था। यह नीति जो थी जनता के लिए बहुत लाभदायक थी। अकबर ने इसके बाद बहुत जगहों पर ऐसे मंदिर और मस्जिदों का निर्माण करवाया जिससे हिंदुओं के बीच भी और मुस्लिमों के बीच भी अकबर का सम्मान बना रहता। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को चलाया और इसका पहला जो अनुयायी था वो बिरबल को नियुक्त किया। इसके बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी जैसे शहरों को बसाया। साथ ही साथ अकबर ने ऐसे कई कार्य किए जिससे वहाँ की जनता जो थी वो निष्पक्ष होकर अकबर का साथ देती थी। इसीलिए अकबर को एक महान उपाधि मिली थी। देखिए अकबर ने उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भी अपना युद्ध जो था वो बरकरार रखा था। इसीलिए उसने साफीवादों को हराकर वहाँ भी शासन किया था। देखिए ये साफीवाद कौन थे ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद होगा मैंने बताया था कि हुमायूं जब युद्ध हारने लगा था तो उसने युद्ध हारने के बाद अर्थात जब उसे खदेड़ा गया था, भारत से खदेड़ा गया था, तो उसने एक जगह पर शरण ली थी। यह जगह सिंध प्रांत में आता था, जिसे वहाँ पर उसने घुमक्कड़ की ज़िंदगी जी थी। और वहाँ पर जो राज शासन था जिसने अनुमति दिया था हुमायूं को कि वो वहाँ रह करके अपना शासन तंत्र को तो चला नहीं सकता है किंतु अपने सेना को तैयार कर सकता है, तो वो राजा जिसने हुमायूं को पनाह दी थी उनका नाम या उनके वंश का नाम जो था वो साफीवाद। इसलिए साफीविदों को हराने के बाद अकबर ने कांधार पे अपना जो शासन था वो बहुत मजबूत कर लिया था। इस तरह से अकबर का जो शासन तंत्र था वो बहुत मजबूत हो गया था। देखिए अकबर जो था इसको आप मान लीजिए कि ये जो था अकेला ऐसा राजा नहीं था कि इसका सैनिक जो बल था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, किंतु जिस प्रकार इसने राजपूतों को अपने अधीन किया या उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके वहाँ की सेना को अपने साथ मिलाया, तो इससे इसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसी कारण ये कांधार से लेकर बंगाल तक फैल चुका था। अकबर का शासनकाल जो था ये काफ़ी प्रभावशाली माना जाता था। अकबर ने देखिए दक्षिण के क्षेत्र में अब अपना अभियान चलाना शुरू कर दिया और इसके तहत आनदेश, फिर बरार और अहमदनगर जैसे क्षेत्रों में अकबर ने शुरुआत में ही अपना कब्जा कर लिया। ये वही क्षेत्र थे, वही अहमदनगर था जिसमें गोलकुंडा और बरार, बीदर ऐसे क्षेत्र आते थे जो बहमनी साम्राज्य में हम लोगों ने पहले की वीडियो में देखा था। तो इन क्षेत्रों में अब अकबर जो था अपना शासन तंत्र चलाना शुरू कर दिया था। और ना ही शासन तंत्र चलाना बल्कि अकबर ने अपने जितने भी साम्राज्य को जीता था वहाँ के राजाओं को सम्मानजनक रूप से उन्हें उनकी उपाधियाँ वापस दे दी थी। लेकिन जो भी उन्हें अब नई उपाधियाँ दी जाती थी वो एक तरह से जागीर होता था, अर्थात कि अकबर जब भी कोई युद्ध जीता था तो उस युद्ध में जो भी राज्य वो जीता उस राज्य को वही राजा को दे दिया और उसे कहते थे कि ये मैं तुम्हें एक जागीर दे रहा हूँ अपना। ये जागीर का अर्थ होता है कि अकबर का द्वारा लिया गया फैसला उस राज्य के लोगों और उस राज्य के राजा पे शासन होगा और जो राजा होगा वो अकबर के अधीन कार्य करेगा। इसी के तहत अकबर ने अपनी जो एक प्रकार की शांति व्यवस्था और बोल सकते हैं कि साफ सुथरी एक व्यवस्था थी उसके द्वारा अकबर ने भारत के कई क्षेत्रों में जीत हासिल कर ली थी। इसीलिए कांधार से लेकर बंगाल तक के क्षेत्र में अकबर का शासन तंत्र बहुत मजबूत हुआ और अकबर की इसी नीति में बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए एक और युद्ध हुआ था जो महाराणा प्रताप का अकबर के साथ हुआ। इसीलिए अकबर ने 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का एक युद्ध किया जिसमें मानसिंह को उसने अपना सेनापति बनाया। देखिए आपने सुना होगा कि जहर को जहर ही काटता है, इसलिए अकबर ने इसी नीति का प्रयोग किया और इस नीति के तहत अकबर ने भारत के सुपूत मानसिंह को सीधा महाराणा प्रताप के साथ युद्ध करने के लिए उसके विरुद्ध में छोड़ दिया।
क्योंकि अकबर ये जानता था कि यदि वो सीधा महाराणा प्रताप से लड़ेगा या उसकी टक्कर होगी तो उसे हारना तो निश्चित है। इसलिए महाराणा प्रताप की इस वेश को और उसके इस एग्रेसिवनेस को, इसके उनके एक बोल सकते हैं प्रतापी रूप को ना देखते हुए, उससे बचते हुए अकबर ने यह फैसला किया कि क्यों ना मानसिंह को अकबर के साथ मिल करके एक तरह से बोल सकते हैं महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा जाए। और इस युद्ध में मानसिंह की विजय होती है और अकबर अपने आप को वहाँ का राजा घोषित करता है और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि महाराणा प्रताप की हार होती है। महाराणा प्रताप की मृत्यु जो होती है वो 57 वर्ष की उम्र में हो जाती है। उसी प्रकार देखिए अकबर ने पानीपत का दूसरा लड़ाई किया था। यह लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसका वर्ष था 5 नवंबर 1556। देखिए अकबर जब गुजरात के अभियान में या बोल सकते हैं गुजरात के सैन्य अभियान में जुड़ा तो इस सैन्य अभियान में उसने पहली बार पुर्तगालियों से मुलाकात की और अकबर ने पहली बार इसी समय काल में समुद्र को देखा और उसे ज्ञात हुआ कि समुद्र भी कोई ऐसा स्थान होता है जहाँ पर व्यापार और बंदरगाहें स्थित होती हैं। देखिए अकबर के कुल 9 रत्न थे। ये 9 रत्न अकबर अपने दरबार में रखा करता था। रतन का अर्थ है अकबर के पास ऐसे लोग होते थे जो उन्हें सजेशन देते थे और उनका मनोरंजन भी करते थे, साथ ही साथ उनके राज्य को विकास करने में या उनके राज्य को बढ़ाने में इनका बहुत सहयोग करते थे। ये 9 रत्न थे। अबुल फजल, देखिए ये अबुल फजल वही व्यक्ति था जिसने आईने अकबरी लिखा था, जिसमें अकबर के द्वारा किए गए सभी अच्छे कामों की एक तरह से बोल सकते हैं कि हर तरह की घटना का उसमें उल्लेख मिलता है। ये अकबर के लिए एक ऐसी किताब का निर्माण किए थे जिसमें अकबर की कृतियाँ लिखी हुई हैं। दूसरा तानसेन था और तानसेन ही अकबर के साम्राज्य का सबसे बड़ा संगीतज्ञ माना जाता है, क्योंकि इसने कई प्रकार के ऐसे धुन बनाए थे जिससे अकबर का मनोरंजन हमेशा संगीत में होता रहता था। इसके बाद जो तीसरा नवरत्न था यह था बिरबल। देखिए बिरबल की बुद्धिमत्ता और बिरबल की जो बोलने की क्षमता थी और उसका जो रवैया था वो अकबर को बहुत भाता था। हर प्रकार की युद्ध नीति में अकबर को एक नई दिशा देने का काम जो था वो बिरबल करता था। देखिए बिरबल का जो बचपन का नाम था ये महेश दास था और एक दौरान जब अकबर के दरबार में बिरबल आता है तो उसमें बिरबल की बुद्धिमत्ता के द्वारा एक बोल सकते हैं भ्रष्टाचार को रोकने के दौरान बिरबल और अकबर में एक तरह का मुलाकात होती है, जहां पर बिरबल की बुद्धिमत्ता को देखकर अकबर ने उसे अपना बोल सकते हैं नवरत्न के रूप में दरबार में स्थापित कर लिया था। इसके बाद टोडरमल जो था वो उन नवरत्नों में से एक था। टोडरमल की जो कार्य क्षेत्र थी और जिस तरह से वो संचालित करता था सेना को, या बोल सकते हैं कि जितने भी तरह की आर्थिक या भूमि मापन जिसमें अकबर जिस युद्ध को जीतता था और उस युद्ध को जीतने के बाद उसके पास जो संपत्तियां आती थी या बोल सकते हैं जो क्षेत्र उसके अंतर्गत आता था, तो इन क्षेत्रों का संरक्षक के रूप में टोडरमल जो था वो अकबर की पूरी सहायता करता था। साथ ही साथ लगान वसूलने में भी टोडरमल जो था वो अकबर को हर प्रकार के दिशा निर्देश देता था, जिससे उसकी जनता हमेशा अकबर के विरुद्ध नहीं जाकर उसके समर्थन में रहती थी। इसी कारण टोडरमल ने दहसाल पद्धति और भूमि जब्त नीति को अकबर के समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलाया था। इसके बाद जो अगला नवरत्न था इसे हम बोल सकते हैं कि यह अकबर के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह था राजा मान सिंह। और राजा मान सिंह के द्वारा अकबर ने बहुत जगह पर युद्ध को जीता था। उदाहरण के लिए अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह महाराणा प्रताप को मान सिंह के द्वारा हराया गया, इसलिए अकबर ने इसे अपना सबसे मुख्य सेनापति नियुक्त किया था। देखिए महाराणा प्रताप के साथ जब युद्ध हुआ था तो मान सिंह ने अकबर को एक निर्देश दिया कि उन्हें एक ऐसा और सेनापति दिया जाए या ऐसा और एक मित्र दिया जाए जो उसके इस युद्ध में उसकी सहायता करे। और इसके लिए आसफ खां को अकबर ने सीधा मान सिंह के साथ जोड़ा और दोनों ने मिल करके बोल सकते हैं कि अकबर के द्वारा या अकबर की जो पूरी विशाल साम्राज्य था उसे महाराणा प्रताप के क्षेत्रों तक फैलाया था। और इसके बाद जो अगला नवरत्न था वो है अब्दुल रहीम खाने खाना। देखिए अब्दुल रहीम खाने खाना जो थे ये अकबर के मुख्य सलाहकार में से एक थे। उसी तरह इनके जो अगले जो नवरत्न थे ये थे फ़कीर अजाउद्दीन। इसके बाद एक और इनके जो नवरत्न में से एक थे वो थे मुल्ला दो प्याजा। और ये मुल्ला दो प्याजा जो था ये बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ अकबर के समीप आते हैं और उनकी जो एक तरह से कला व्यवस्था या बोल सकते हैं उनके बोलने का जो तरीका था वो अकबर को बहुत पसंद आता था।
इसीलिए अकबर कई युद्धों में जब युद्ध बंदियों को उनके समीप लाया जाता था तो ये मुल्ला दो प्याजा जो थे ये डील करते थे उन राजाओं के साथ कि किस तरह वो अकबर के अधीन आकर के अपने राज्य को सुरक्षित रख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मुल्ला दो प्याजा जो था वो अकबर के लिए ऐसा काम करता था कि वो प्यार से या फिर अपने तौर तरीक़ों से अन्य राजाओं को खुश करके उन्हें अकबर के अधीन करने के लिए उपयोग किया जाता था। उसी प्रकार अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी जो था वो अकबर के दरबार में एक राजकवि था। तो देखिए आज के वीडियो में हम लोगों ने अकबर की कुछ विशेषताओं और कुछ बातों को जाना है। कल के वीडियो में हम लोग मुग़ल साम्राज्य और अकबर की और कृतियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि देखिए मुग़ल साम्राज्य एक बहुत बड़ा चैप्टर है और इसको समझने के लिए हमें हर चीज़ बारीकी से जानना होगा, तभी जा करके हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में सभी बातों को जान पाएंगे। आशा करते हैं कि अभी तक की जानकारी से आप बहुत अच्छे से संतुष्ट होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।